नमस्कार। अब हम आगे जो है सामान्य ज्ञान, ये भी इम्पोर्टेंट है लगभग जो है आपसे यहाँ पर। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के प्रश्न होते हैं, ठीक है। जिसमें से सभी विषय जो है शामिल हैं, छत्तीसगढ़ भी शामिल है, और साथ में जो है जीके जीएस इंडियन ज़्यादा पूछा जाएगा, और साथ में जो है करंट अफेयर भी क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के बारे में। देखो, ये जो है 2022 का पेपर है, यहाँ से ऐसे जो है क्वेश्चन पूछा गया था। इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिस्ट्री से कितना पूछा गया है, ठीक है, जियोग्राफी से कितना है। इन सभी टॉपिक्स आप यहाँ पर पता कर सकते हो। देखो, सबसे पहले सामान्य ज्ञान में हम सवाल देखते हैं कि भारत की केंद्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुआ था। इसको हम जो है बहुत रटे थे, कितना 2016 में हुआ था। 2016 में हुआ था, मतलब यहाँ पर आपका जो है 26 नवंबर 2016 को जो है प्रधानमंत्री PMAYG, ठीक है, ग्रामीण वाला 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। इसमें जो है इंदिरा आवास जो IAY था, पहले इंदिरा आवास योजना था, उसको पुनर्गठित किया गया था। और ये जो इंदिरा आवास योजना थे 1985 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये फिर 2015 में क्या किया, इसका नाम बदल दिया। 2015 में क्या किया, इसका नाम बदल कर जो है 26 नवंबर 2016 को इसको जो है गठित किया गया, नाम बदल दिया गया 2015 में। प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पर कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बस। ये थोड़ा थोड़ा योजना भी पूछ लेता है। आगे देखो, आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल बना रहा, कौन थे। तो वो थे माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, लुइस माउंटबेटन थे। ये जो थे भारत की आज़ादी के बाद भी जो है गवर्नर बने रहे। भारत के अंतिम वायसराय कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अंतिम वायसराय, ठीक है, अंतिम वायसराय इसको कहा जाता है। जो मतलब, और जो है ये मतलब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो ये यही थे। मतलब स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? तो लुइस माउंटबेटन थे। तो अंतिम वायसराय थे, ठीक है, अंतिम वायसराय थे, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे ये, ठीक है। 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 से लेकर ये थे 1948, मतलब 21 जून 1948 तक ये थे, ये बने रहे थे, ठीक है। तो पहले गवर्नर जनरल के रूप में कौन काम किया, यह सवाल बन सकता है कि पहले भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कौन काम किया। तो ये हमेशा याद रखना, लुइस माउंटबेटन थे, अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक इन्होंने काम किया, ठीक है। यहाँ पर आगे समझ गए। और एक सवाल और पूछा जाता है कि भारत के, मतलब जैसे भारत के पहले और पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के, जैसे स्वतंत्र हुआ भारत, तो भारत के, मैं यहाँ पर लिख लो, इसको पूछा जाता है कि भारत के पहले और एकमात्र एकमात्र गवर्नर जनरल बने थे जब भारत गणराज्य नहीं था, तब के बने थे गवर्नर जनरल। कौन थे? चक्रवर्ती राम गोपाल चारी, नहीं सॉरी, राजगोपाल, ठीक है, कौन थे? राजगोपालचारी, पढ़े हैं इसके बारे में जी। तो राजगोपालचारी जो थे, यही थे क्या, ये कौन थे? तो राजगोपालचारी जो है भारत के पहले और एकमात्र गवर्नर जनरल थे, भारतीय भारतीय, ठीक है। तो 1948 से लेकर 1948 से 1950 तक, 1948 से 1950 तक अपनी सेवा दिए, जब तक भारत जो है गणराज्य नहीं बन गया। गणराज्य बना हमारा जो गणतंत्र दिवस 1950 को मनाते हैं, 26 जनवरी 1950। तो 1950 से पहले जो 1948 के बाद जैसे ये खत्म हुआ इनका, तो भारतीय बने, जो है राजगोपालचारी ये बने, और जो है भारतीय गणराज्य बन गया उसके बाद, ठीक है। तो इस टाइम को याद रखना। और पूछ सकता है कि भारत के एकमात्र जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो राजगोपालचारी थे। इसको आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है, राजगोपालचारी। आगे है आर्चीबाल्ड बॉवेल। क्या है ये? बॉवेल, ये जो है पहले थे, मतलब लॉर्ड माउंटबेटन के पहले थे, मतलब इनका था कार्यकाल 1943 से लेकर 1947 तक, ठीक है। ये पहले थे, मतलब इनसे पहले थे, लुइस माउंटबेटन से पहले थे। आगे है विक्टर विक्टर होप। विक्टर होप क्या थे? इनका जो है कार्यकाल, मतलब इनको जो है ये वायसराय से 1936 से लेकर 1943 तक के थे, इनसे पहले थे। आगे है फ्रीमैन थॉमसन। फ्रीमैन थॉमसन है जो 1931 से लेकर 1931 से 1936 तक थे,
ठीक, 1936 तक। तो ऐसे जो है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे। ठीक है, तो गवर्नर जनरल अंतिम कौन थे? तो ब्रिटिश के लिए लुइस यहाँ पर थे, और भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालचारी थे। समझे? इतना चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए, और इस सवाल से आपका जो है क्लियर हो गया। आगे देखो यहाँ पर, आगे देखेंगे, मक्खन की विकृति गंधता निम्न को मिलाकर रोकी जा सकती है। जैसे मक्खन होता है उसको में गंध आता है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया जा सकता है। क्या है यहाँ पर? टेरेफेरॉल, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई होता है इसमें, विटामिन ई हम लिख देंगे। इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, ठीक है, ई। और इसमें जो है विटामिन डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई मतलब इससे भी किया जा सकता है, इसका जो है एक्सीडेंट नहीं होता है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखो, बी एच ए मतलब क्या हुआ? ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी जो है एनिसॉल, ये क्या है? ये एक कृत्रिम, क्या है? कृत्रिम, कृत्रिम एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, कृत्रिम यहाँ पर ये, ठीक है, कृत्रिम, तो ये भी कि जैसे मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है यहाँ पर पता होना चाहिए, पूछा गया सवाल है। किस अधिनियम को ब्लैक ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? ये तो बहुत प्रचलित है, इसको आपको पता होगा, कौन होगा? रोलेक्ट एक्ट होगा। ठीक है, कौन होगा? रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा। जैसे रोलेक्ट एक्ट के बारे में आपने, मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी कराया हूँ कि ये जो है 1919 रोलेक्ट एक्ट जो है 1919 जो है, इसको कहा जाता है आधिकारिक रूप से 1919 में हुआ था। इसको हम बोलेंगे इम्पीरियल काउंसिल द्वारा इसको पारित किया गया था। किसके द्वारा? इम्पीरियल इम्पीरियल काउंसिल द्वारा इसको जो है पारित किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा जो है पारित किया गया था। इसे हम ब्लैक बिल क्यों कहा जाता है? तो ये जो थे, व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा का, बिना कोई गिरफ्तारी, मतलब बिना सवाल पूछे उसको गिरफ्तार कर देते। इसमें क्या होता था कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, भारतीय व्यक्ति है, तो किसी भी व्यक्ति को बिना बिना मुकदमा का गिरफ्तार करके 2 साल तक उसको जेल में रख सकते थे। ऐसा अधिकार दिया गया था इसके तहत। तो इसमें प्रावधान था कि जैसे, और इसके तहत क्या हो रहा था, जो भारतीय नागरिक है उनके जो है अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, नागरिक का अधिकार जो था उसको उल्लंघन हो रहा था। तो जैसे कोई भी किसी व्यक्ति पर संदेह हो रहा है तो उसको जो है कैद कर लेंगे, उसको जो है उसको कोई अपील या फिर दलील या फिर वकील करने का जो है अधिकार नहीं था। तो महात्मा गांधी और अन्य जो नेताओं थे, अन्य भारतीय नेता, इस कानून को क्या कहा? ब्लैक बिल या फिर काला कानून कहकर इसको जो है कड़ी निंदा किया इसका। किसका? रोलेक्ट एक्ट को काला कानून इसी को कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया ये वाला आपका। आगे भी आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर पिट्स का भारत अधिनियम, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट इसको बोला जाता है। तो इस जो है ये अधिनियम कब आया था? तो 1784 में आया। ठीक है, 1784 में जो है जो ब्रिटिश संसद था उसने इस चीज़ को, मतलब इस अधिनियम को, इस नियम को पारित किया। क्यों पारित किया? क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो चाहता था, वो चारों तरफ अपना नियंत्रण को बढ़ाना चाहते थे चारों तरफ। ठीक है, तो भारत के जो कंपनी के, पहले तो उन्होंने जो अपना कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य का मतलब क्या हुआ? व्यापार कार्य, और जैसे राजनीतिक करना है तो उसको, दोनों को कार्यों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, और एक क्या किया? नियंत्रक बोर्ड की स्थापना किया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया इसी के तहत। तो पिट्स में मतलब क्या हुआ? पिट्स में याद रखो कि पिट का भारत का अधिनियम ये है कि पिट्स क्या किया है कि दो अलग अलग बांट दिए हैं। मतलब अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो अंग्रेज अलग जाएंगे, और कार्य जो व्यापार कार्य है उसको अलग रखेंगे। बाकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर नियंत्रक बोर्ड की जो है स्थापना किया था। और जो है पिट्स का ये जो अधिनियम है 1784 में आया था, और इसके तहत अंग्रेज अपना पावर, अपने नियंत्रण को बढ़ाना चाहते थे। नियंत्रक बोर्ड इसीलिए तो बनाया यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो, द रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 1773 में आया था। 1773 में ये क्या था? ये भी देखिए, ये भी 1773 था। और इसमें ये कहा गया था कि सरकार जो है, मतलब ये भी नियंत्रण, और जो है नियंत्रण के लिए पहला जो है स्टेप लाए गए थे। देखो, ये 1784 है, इससे पहले जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट आया है, तो यही यहीं से शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो नियंत्रण करना यहीं से शुरुआत हुआ था, द रेगुलेटिंग एक्ट से। इन्होंने जो है अपने राजनीतिक कार्य और जो प्रशासनिक कार्य है उसको जो है यहाँ पर मान्यता प्राप्त किया इसके तहत। और इसी में जो है यहाँ पर गवर्नर, मतलब बंगाल के गवर्नर को
गवर्नर जनरल का नाम दिया था। जो बंगाल के गवर्नर है ना, उसको जो है नाम दिया था गवर्नर जनरल। ठीक है, किसके तहत? द रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यहीं से शुरुआत हो गया था अंग्रेजों को नियंत्रण करना। ठीक है, और प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग मान्यता देना शुरू कर दिए थे। बाद में 1784 में भी उन्होंने किया। ठीक है, तो जमाने के लिए आ सकता है कि पहले ये बताइए, फिर दूसरा क्रम में क्या हुआ, तीसरा में क्या हुआ। ये देखो 1919 में हुआ था, ये 1784 में हुआ था, ये 1773 में हुआ था। अब आता है भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद को बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो है 1861, 1892 और 1909, ये आपको थोड़ा सा याद रखो यहाँ पर। ठीक है, इतना चीज़ें क्या क्या हुआ था। इस जो ही अधिनियम था, मतलब भारतीय, जैसे भारतीय परिषद का मतलब क्या हुआ कि भारतीय काउंसिल, मतलब इसमें जो है भारतीयों को भागीदारी मतलब दे रहे थे कि धीरे धीरे आप भी भारतीय लोग भी इसके अंतर्गत पधारिए। ठीक है, तो 1861 में जो है पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुआ था। पोर्टफोलियो, ठीक है, सुने रहो, कहीं ना कहीं से कनेक्ट होगा। कहीं पर जैसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में ना, तो क्लिक क्लिक करता है ये सब चीज़ें, अगर जानते रहेंगे तो ये रिवीजन मैं करा रहा हूँ ना, इसके बाद एक बड़े क्लास आएगा वो भी रिवीजन रहेगा। तो रिवीजन का मतलब कि कहीं कहीं पर आपको जो है दिमाग में याद रहेगा, फैक्ट चीज़ें वो क्लिक कर देगा, कहीं पर याद है, जुड़ा रहेगा एक दूसरे से। हमारा जो माइंड होता है उसका जो है, जो याद करने की शक्ति है वो बिल्कुल इस प्रकार से टेढ़ा है। और जो चीज़ याद है हमें उसको बस ले जाके इसमें थोड़ा सा फंसा देना है, नया चीज़ को ऐसे फंसा देना है, वो चीज़ें हमें याद हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपको जो है पढ़ाई करना है। तो पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत इसी में हुआ था, और 1909 में, ये 1909 है, इसमें जो है सांप्रदायिकता क्या हुआ था, सांप्रदायिकता को वैध माना था। कौन थे? लॉर्ड मिंटो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सांप्रदायिकता। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं। लॉर्ड मिंटो कौन कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो है सांप्रदायिकता के जनक कहे जाते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में, जो संप्रदाय जो चीज़ मानता है उसको निर्वाचन अलग प्रणाली हम लगा देंगे। ठीक है, तो इसी का बाद हो जाए पुनः पैक्ट आता है, उसके बाद भी देखेंगे हम। तो यहाँ पर आपको समझ में आया क्या क्या चीज़ें हमको क्लियर है। देखो 1919 को रोलेक्ट एक्ट, पिट्स का 1784, 1773, फिर उसके बाद 1800 यहाँ पर 61 पोर्टफोलियो, और 1909 यहाँ पर सांप्रदायिकता लॉर्ड जो है मिंटो के द्वारा हुआ था। क्लियर है, इतना चीज़ें याद हो गया आपको। तो ये आपका जो है यहाँ पर ऐसी चीज़ें पढ़ना है आपको। आगे देखो यहाँ पर दिया हुआ है 2011 की जनगणना के भारत में किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो 2011 की बात कर रहा है, 2011 में जनगणना हुआ था, 2011 में। ठीक है, तो ये जो है किस कौन था, तो भारत में जो है केरल राज्य, केरल, केरल राज्य था। वो जो है लिंगानुपात, मतलब लिंगानुपात का मतलब क्या हुआ कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या, यहाँ पर फीमेल किस नंबर जो है उसको काउंट किया जाता है, उसको बोलते हैं लिंगानुपात। तो यहाँ पर सबसे अधिक था। यहाँ पर जो केरल में थे वो 1000 पुरुषों पर 1084 जो है महिलाएं थी। ठीक है, ये महिलाएं थी, इसके कारण इन लोग जो है अधिक माना जाता है केरल राज्य को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ जैसे 2011 के हम अनुसार करें तो 2011 में इससे कम था, 1000 पुरुषों पर जो था 900 991 महिलाएं थी इसके अंतर्गत। अभी तो देखो अभी क्या हुआ है, अभी 2025 में कोई आंकड़ा ऐसे उपलब्ध नहीं है, बस ऐसी आपको जो है जानकारी यहाँ पर जो दिया जाता है। तो 991 थे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं थी। तो उसी पर आधारित हमें सवाल जो है पूछा जाता है। 2025 में कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं किया गया, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछेगा तो आपको जो है याद रखना 991। ठीक है, अगर हम भारत के अंदाज़ा लगाएं कि 2025 के कैसे जनगणना हुआ था, ये पर सवाल बनता है, लेकिन कई लोग इसका मजाक बनाते हैं कि 2025 में हुआ ही नहीं है, कैसे आ गया। तो जैसे हम जानते हैं कि जो अगर हम सेवा करेंगे, मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा हमारे देश का, तो वहाँ पर लिंगानुपात भी बेस्ट रहेगा। तो भारत के जो है कुल लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1020 जो है, ये 2019 और 20 की बोल रहा हूँ ना, 2000 इसमें 1020 था। ठीक है, 1020 हो गया था। तो अभी जो है नवीनतम आंकड़ों पर केरल जो है अभी और भी केरल में बढ़ रहा है। तो केरल में अभी जो हो गया है 1000, मतलब 11-21 हो गया है। 11-21 महिलाएं जो है यहाँ पर है केरल राज्य में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे जैसे इसको इसका कौन गणना करता है, तो अभी जो है अभी अगर रिपोर्ट की बात करें तो UNFPA, इसको जो है इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको भी आपको सुने रहना एक बार, कहीं आपको याद आएगा। क्लियर है।
आगे देखेंगे अगर हम जनगणना आगे वाला कब होने वाला है, तो लगभग जो है 2027 के दौरान जो है ऐसा उम्मीद है कि हो जाए जनगणना। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया क्या आपका, यहाँ पर समझ में आगे देखो विषुव क्या है। विषुव का मतलब यहाँ पर इक्विनॉक्स, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है। विषुव मतलब इक्विनॉक्स दो, मतलब वर्ष में 2 बार होता है ये। ठीक है, वर्ष में क्या होता है, 2 बार। कहने का मतलब क्या है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तो पृथ्वी पर जो है दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, रात और दिन क्या होगा, बराबर। क्यों होगा, क्योंकि जैसे अगर ये पृथ्वी है, इस पर जो है सूर्य जो है सीधा पड़ेगा, तो क्या होगा, दिन और रात जो है बराबर होता है। ठीक है, तो इसी को जो है बोला जाता है। तो ये घटना कब कब होता है, तो एक होता है जो है 21 मार्च, 21 मार्च को होता है, और एक होता है आपका 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। 21 मार्च, 21 मार्च को जो होता है उसको बसंत वाला में भाग बोलते हैं, बसंत विषु, बसंत में। और जो 23 वाला होता है उसको ठंडी में बोलते हैं। अभी जैसे 23 सितंबर हुआ था ना अभी, तो अभी जो है दिन और रात समान हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शरद बोलते हैं इसको, शरद मतलब सिंधु, इसी के आसपास होता है। तो ये आपका जो है, फिर उसके बाद सूर्य जो है झुकने लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है 21 से 23 सितंबर हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है। आगे देखो, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में सही क्या है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि एक ही उच्च न्यायालय में 2 राज्य काम कर रहे हैं, मतलब 2 राज्यों को जोड़ सकते हैं। तो पहला दिया है, संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी। क्या सही है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर एक आदेश द्वारा या फिर राज्यों, अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगा। देखो यहाँ पर आपको सोचना है कि राष्ट्रपति करता है या फिर संसद करता है, बस ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर जो होगा ये वाला गलत हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर उम, पहला आपका जो है यहाँ पर सही है, ये सही है, ये वाला आपका सही है, दूसरा जो है गलत है। ये राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर एक आदेश द्वारा नहीं, ऐसा नहीं, राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पर संसद करती है। संसद विधि द्वारा जो है 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी संसद। तो ये आर्टिकल जो है आपको जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर हम बात करें तो 231 आर्टिकल में जो है संसद के पास कानून कानून पारित करके 2 राज्यों को एक या फिर एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापना करने का अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है यहाँ पर, राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन जैसे अगर हम उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो ये जो है इस शक्ति जो है संसद के पास है। ठीक है, यहाँ पर तो केवल अध्यादेश के माध्यम से जो है राष्ट्रपति के पास ये काम हो सकेगा। तो यहाँ पर आपका जो है चीज़ें कौन सा क्लियर होगा, पहला वाला ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है। आगे देखो, राष्ट्रीय परिवार गृह सर्वेक्षण 2019-20 के पूछ रहा है, तो उस समय तो 21 था लगभग। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि 2000 का बोल रहा है, 2000, हाँ आगे क्वेश्चन कौन सा है, शारीरिक पारिवारिक गृह सर्वेक्षण 5 के अनुसार। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार, राष्ट्रीय नेशनल एन, इसका फुल फॉर्म हुआ एन एफ एच और एस सर्वे। ठीक है, NFHS। ठीक है, 5 2019 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जो है 58%, 58.6% जो है परिवार जो है यहाँ पर खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग करते थे। ठीक है, अभी अभी जैसे यहाँ पर अलग हो गया है। कहने का कितने राज्य भोजन पकाने के लिए शुद्ध ईंधन का उपयोग करते हैं, तो 21 हो गया यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, 2019-20 में आपको एक चीज़ और याद रखना है कि 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर थे पहले चरण और दूसरे चरण में, तो यहाँ पर लगभग जो है 22 होना चाहिए। तो लेकिन उसके बाद कम हो गया था, तो 21 यहाँ पर लेके चलेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर तो ये उस समय का जो है आर्थिक सर्वेक्षण है। आगे देखो, यहाँ पर वनस्पति में जाइलम, जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप जानते हैं। पौधों में जाइलम जो होता है जड़ों द्वारा जो जल होता है या फिर खनिज लवण होता है उसको जो है पौधे के ऊपरी तने पत्तियों में जो है ले जाता है। जल परिवहन क्या होता है, जल परिवहन जैसे जाइलम इसका कार्य करता है, जो कि जल या फिर उसमें जो घुले हुए पदार्थ हैं, खनिज लवण हैं, वो पौधे के बाकी हिस्से में ले जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जल परिवहन आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो एमिनो अम्ल का परिवहन, एमिनो अम्ल जैसे शर्करा होता है, खाद्य पदार्थ होता है, ये जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्लोएम, इसको फ्लोएम बोला जाता है। इसमें क्या होता है, फ्लोएम ऊतक द्वारा, इसको जो है फ्लोएम ऊतक बोलते हैं, इसके द्वारा जो है ले जाया जाता है। एमिनो अम्ल का जो है प्रवाह, एमिनो अम्ल और जो शकरा मतलब खाद्य का जो खाद वगैरह हो गया, खाद वगैरह डालते हैं ना, तो उसको ले जाने के लिए कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, खाद्य का परिवहन कौन करता है, तो खाद्य पदार्थ जैसे सुक्रोज ये सब होता है, ये सब फ्लोएम का कार्य होता है, इसके जो है पत्तियों में मतलब बढ़ा देते हैं, ये फ्लोएम का होता है। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो होता है पत्तियों के जो रंध्र होता है, रंध्र में जिसे स्टोमेटा कहा जाता है, उसके माध्यम से विसरण या फिर जो है होता है, ना कि जालियम फ्लोएम। तो यहाँ पर आपको जो है रंध्र लिख देता हूँ, रंध्र या फिर स्टोमेटा, आप इसको याद रख लो, स्टोमेटा। ठीक है, इसको याद रखो, यहाँ से होता है। क्लियर है। आगे देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला निर्माण कराया गया था। तो पहले आप सभी चीज़ों को याद रखो, जैसे फोर्ट विलियम आपने पढ़ा है, फोर्ट विलियम कहाँ बना है, कोलकाता में बना था ये। ठीक है, कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, हुगली नदी के पास, कहाँ पर, हुगली, गंगा से कट कर बनती है ना हुगली नदी, फिर उसका दामोदर सहायक नदी ऐसे आता है, फिर यहाँ पर ये हुगली हो जाता है, फिर इसका दामोदर, दामोदर इसमें आके कट जाता है। ठीक है, इस पर तो गंगा से कट कर हुगली बनती है इधर। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर बना हुआ है। और ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 का बनाया था, 1696 में शुरू किया गया था। फिर 1757 में जाके प्लासी के युद्ध में जो है यहाँ पर 1757 में क्या हुआ था, ये प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद एक नया बड़ा किला बनाया गया यहीं पर। तो हमें जो है याद रखना है कि 1696, अभी हम पता करना है कि कौन पहला बना हुआ है। आगे देखो, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट ये जो है चेन्नई में, कहाँ पर, चेन्नई तमिलनाडु, जो कोरोमंडल तट है ना, यहाँ पर मैं बताया हूँ कोरोमंडल यहाँ पर शुरुआत में, तो यहाँ पर जो है बना हुआ है। ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पर आपका जो है, इधर आपका जो है कोरोमंडल तट मैं पढ़ाया हूँ इसके बारे में, तो ये कोरोमंडल तट में यहीं पर जो है बना हुआ है। क्या, इसको बोलते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज बोलते हैं। ये जो है 1639 से लेकर 1640 तक जो है ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा निर्माण किया गया ये पहला, क्या था, पहला किला था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। देखो टाइम से भी देख सकते हो कि ये 1696 है और ये 1639, मतलब उससे पहले इसको बनाया गया था। तो यहीं पर जो है मद्रास शहर को जो है यहाँ पर रखा गया था न्यू। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट डेविड ये जो है तमिलनाडु में जो है यहाँ पर बना था। ये आपका तमिलनाडु में भी है। तो ये आपका जो है कब बना था, 1600, खरीदा गया था इसको 1690 में जो है खरीदा गया था। ठीक है, एक नाम याद आता है, वेल्स संत थे उनके नाम से। तो मतलब यहाँ पर ये भी बनाया गया था इस समय। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर फोर्ट सेंट एंजलो, एंजलो ये भी है कुन्नूर केरल में, केरल में ये बना गया था। और ये जो मालाबार तट है वहाँ पर, इधर इस साइड पश्चिमी, ठीक है, केरल यहाँ पर, तो ये जो है 1505 में बना था। तो ये भारत के, अगर हम पहले पुर्तगाली वायसराय बोलेंगे, पुर्तगाली लोग का, यहाँ अंग्रेज के लिए पूछा है, देखो अंग्रेजों के लिए, तो पुर्तगाली लोग जब आए थे तो उस समय जो है इसको बनाया था। हम जानते हैं कि पुर्तगाली पहले आए थे, डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, अल्मेड़ा द्वारा, अल्मेड़ा यहाँ पर याद रखो, अल्मेड़ा, डी अल्मेड़ा द्वारा यहाँ पर ये किया गया था। ठीक है, पुर्तगाली वायसराय डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा द्वारा इसको बनाया गया था। उसके बाद क्या है, डचो जो है, अंग्रेज भी कब्जे में आ गया सब चीज़ें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज है। देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से दे दिया गया है। और कई लोग तो यहाँ पर एंजलो पहले बना हुआ है तो एंजलो मार देंगे, लेकिन ध्यान देना कि अंग्रेजों के लिए पूछा है, यहाँ पर पुर्तगाली लोग आए थे इसमें। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर मूल कर्तव्यों के संदर्भ में क्या सुमेलित है, भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, भारत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो यहाँ पर जो है पहला देखो, भारतीय संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का रक्षा, ये पहला तो सही है। दूसरा देखो आपके सामने, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना बहुत जरूरी है। आगे देखो तीसरा, पर्यावरण संरक्षण करना, ये भी आपका जो है यहाँ पर सही है। आगे चौथा दिया हुआ है, सार्वजनिक
संपत्ति की सुरक्षित रखें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये आपका जो है यहाँ पर नहीं हो सकता। तो इसी का जो है पर्यावरण संरक्षण हुआ ना, तो इसी के अंतर्गत ये जो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा इसी के अंतर्गत आता है। तो कई लोग इसको भी देख के अलग से मार देंगे, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा पहला वाला होगा, क्योंकि देखो ये जो लास्ट वाला दिया गया है, ये वाला कथन दिया है, तो इसी का जो है अलग अलग पहलू है, इसी का ही बस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। कर्तव्य से जो क्वेश्चन आया हुआ है, कर्तव्य को कितने आर्टिकल में रखा था है, तो 51 क में, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो है कर्तव्य को रखा गया है। टोटल 11 आपको जो है यहाँ पर कर्तव्य देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। 11वां कब जोड़ा गया था, तो 11वां सवाल बन सकता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए माता पिता का कर्तव्य है। और ये जो है 86वें संविधान संशोधन, 86वें आपका जो है 2002 में इसको जोड़ा गया था संशोधन करके। ठीक है, 86वें संविधान 2002 में जो है जोड़ा गया था। 11वां कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य। ठीक है, तो ये जानते हैं कि मूल कर्तव्य कब आया था, तो यहाँ पर याद रखना है 1976। कितना, 1976, मतलब यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें। यहाँ पर याद रखना कि 6 आ रहा है, मतलब 4 2 6, इस पर 76 याद रख सकते हो कि संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को उनके कर्तव्य, उनके जिम्मेदारियां बताया गया था 51 क के अनुसार। 51 ए हम कर सकते हैं, या फिर 51 क के अनुसार जो है इसको जोड़ा गया था। 10 कर्तव्य पहले थे, फिर बाद में जो है यहाँ पर 2002 में जो है 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 86वें संविधान संशोधन के अनुसार 2002 के अंतर्गत इसको हम जोड़े हैं आगे। ठीक है, समझ में आया, इतना चीज़ें याद रखना। रिवीजन का मतलब सभी चीज़ें आपको मैं पकड़ रहा हूँ ना, कहीं पर नहीं छूटेगा। कोशिश कर रहा हूँ सभी चीज़ें आपको जो है पकड़ में आ जाए, बस आप ध्यान से सुनना, समझना है आपको। इससे के बाद आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, चलो और एक बार रिवीजन भी मार लेना 11वां कर्तव्य का। आगे देखो, नमामि गंगे परियोजना, इसके बारे में बहुत चर्चा था उस समय। क्या था, गंगा नदी को प्रदूषण से प्रभाव को करने के लिए जो है इस योजना को लाया गया है। जो प्रदूषित गंगा है उसके लिए यहाँ पर, यमुना भी प्रदूषित है, उसको भी जो है यहाँ पर प्रदूषण कम करने के लिए यहाँ पर लाया गया है। 2014 में कब किया था, याद है, 2014 में सरकार जो है यहाँ पर जो नदी है गंगा नदी, प्रदूषण को संरक्षण करने के लिए, उसको बनाने के लिए, संरक्षण करने के लिए इसको किया गया था। आगे देखो, दंत क्षय प्रारंभ होता है जबकि मुंह का पीएच अपेक्षाकृत निम्न होता है। दंत क्षय तब होता है, मतलब मुंह का पीएच कब होगा, मुंह का 5.5। अगर देखो पीएच मान 5.5 से कम है, जैसे अगर आपका जो है मुंह ठीक है, स्वस्थ है आपका मुंह, आप अगर आपका मुंह स्वस्थ है तो आपका जो है पीएच मान होगा 7.0 होता है। आपका पीएच अगर मुंह सही है आपका, तो 7.0। अगर जैसे मान लेते हैं कोई भी बैक्टीरिया है, तो हमारे शरीर में जैसे खाना खाते हैं तो हमारे दांतों में जो चीज़ फंस जाता है, तो उसके वजह से बैक्टीरिया जो है उत्पन्न हो जाता है, तो वो जो है वहाँ पर अम्ल उत्पन्न कर देते हैं। तो उनका जो है पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पीएच कम होगा तो अम्लीय होगा, पीएच ज़्यादा होगा तो उदासीन होगा, इस प्रकार से जानते हैं। तो जैसे, और जहाँ हमारे दांतों में क्या परत होती है उसको बोलते हैं इनेमल। क्या होता है, इनेमल बोलते हैं। जो हमारे दांतों को जो वाइट ऊपर होता है, दांतों के ऊपर इनेमल जो है उसको ख़त्म करने लगते हैं। ठीक है, जो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर आपका मुंह का पीएच वैल्यू 7 है तो सही है। ठीक है, मतलब स्वस्थ मुंह है। अगर आपका जो है 5 से कम है, तो वहाँ पर दांत आपका सड़ने लगेगा, आपका खराब होने लगेगा। ठीक है, दंत क्षय, ये आपका दांत से क्वेश्चन था यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया ये चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रतिरोधक तार कॉन्स्टेंटन का बना हुआ है, तो किसका है, मिश्र धातु पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम बोलेंगे कॉन्स्टेंटन। तो इसको जो है, इसमें जो है मिश्र धातु कौन कौन मिला होता है, तो इसमें जो है तांबा होता है। तांबा, तांबा लगभग जो है 55% होता है। और जो है निकिल होता है, कितना होता है, निकिल आपका जो है 45% होता है। ठीक है, ये 55 और ये 45% जो है निकिल कम रहता है यहाँ पर। जो है इस पर अधिक तापमान पर रखकर उसके बाद उसको ठंडा कर लेते हैं, तो ये प्रतिरोधी बन जाता है, जैसे तार के ऊपर बना रहता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, कॉपर एंड निकिल का बना होता है प्रतिरोधी बनाए जाने के लिए।
आगे देखो यहाँ पर ये जो है इकोनॉमिक्स से पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय किसकी परिभाषा का उपयोग होता है। राष्ट्रीय आय जो है प्रोफेसर फिशर यहाँ पर द्वारा, हमने इसके बारे में क्लास तो नहीं लिया हूँ लेकिन एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपको कराया था, ठीक है, उसको एक बार देख लेना। प्रोफेसर मार्शल के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये जो है, इन्होंने जो है राष्ट्रीय आय को उत्पादन का आधार पर उन्होंने जो परिभाषित किया है कि राष्ट्रीय आय जो है उत्पादन के आधार पर है। जैसे अगर कोई सेवा या फिर वस्तु, तो इनको वार्षिक रूप में परिवर्तन करके बताया है, मतलब बोले तो यहाँ पर इन्होंने जो है उत्पादन को बताया है, मतलब इसी को आधार माना है और इस पर जो है परिभाषा दिया है राष्ट्रीय आय का, ठीक है, इसको परिभाषित किया है। क्लियर है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो राष्ट्रीय आय किसकी परिभाषा उपभोग पर आधारित है, तो उपभोग पर आधारित है प्रोफेसर फिशर है, ये जो है ये किस पर है, उपभोग पर आधारित है, उपभोग पर आधारित, ठीक है। मतलब जो अंतिम उपभोग है उस जो है सब वस्तुएं शामिल हैं वहां तक पहुंच रहा है, तो वही जो है आर्थिक कल्याण के लिए है, उपयोगी है, इसी को माना है उनको इफेक्ट। ठीक है, आगे देखो साइमन कुजनेट्स, इनको जो है ये जो है राष्ट्रीय आय को जो है शुद्ध पूंजी, मतलब बोले हैं कि राष्ट्रीय और जीएनपी के बारे में इन्होंने जो है बताया है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, और जो है इन्होंने जीएनपी, जीएनपी के बारे में जो है इनको श्रेय माना जाता है इनको। आगे है पिगू, पिगू क्या है, ये उत्पादन के आधार पर इन्होंने जो है, ये भी जो है उत्पादन के आधार पर जो है इन्होंने ध्यान केंद्रित किया है, किस पर, उत्पादन के आधार पर। तो प्रोफेसर मार्शल और पिगू दोनों जो है उत्पादन आधार पर दृष्टिकोण रखते हैं, इनका इनका दोनों का जो है उत्पादन आधार पर है, ठीक है, इसको बस याद रखना। अभी देखो उपभोग पर पूछा है तो हो सकता है उत्पादन में पूछ ले, ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे देखो भारत के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में कोर सेक्टर के उत्पादनों का भार है। देखो कोर सेक्टर मतलब क्या हुआ कि जैसे 8 प्रमुख उद्योग हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें कोर सेक्टर में उद्योग, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, कोयला, कच्चा तेल, ठीक है, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादक, उर्वरक, ठीक है, ये सेक्टर हम यहाँ पर करेंगे, सीमेंट हो गया, बिजली, ये सब जो है यहाँ पर इसमें जो है 40.27% जो है यहाँ पर हिस्सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर 40.27 कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। आगे देखो यहाँ पर मंगल पांडे, इसके बारे में मैं क्रम से बताया था, मंगल पांडे इसके बारे में जानते हो, कौन से 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे थे। तो अगर हम मंगल पांडे जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो BNI बोल जाता है इनको, BNI रेजिमेंट, एक सिपाही थे, ठीक है, 1857 जो है भारतीय विद्रोह हुआ था, उन्होंने मतलब उनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं को माना जाता है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसका क्रम भी बताया था, उसको भी आपको याद रखना, हो सकता है सवाल पूछ सकते हैं कि क्रम बताइए कि 1857 की क्रांति का क्रम क्या था, पहले कहाँ पर हुआ था, किस कारण होता, झांसी में कब हुआ था, इस सब कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे देखो राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का है, यदि इसके पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया तब क्या होगा, यहाँ पर बताइए। तो ये जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है पहला देखो, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर अपना पद छोड़ देगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये तो गलत होगा, ऐसा नहीं होता है, चाहे चुनाव हो ना हो, यहाँ पर जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले तब तक वो राष्ट्रपति बने रहते हैं, ठीक है, इसलिए गलत है। दूसरा देखो, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, मतलब ये वाला हमारा सही है, ये वाला आपका राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण कर लेगा, ऐसा नहीं होता है, जब है तो क्यों, ये तो होगा ही नहीं, तो मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जब भारतीय अनुच्छेद की बात करें तो देखो 56(1) के तहत हम जो है इसमें बात करते हैं सी, यहाँ पर इसके अनुसार क्या होता है, राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहता है तब तक वो जो है ग्रहण करने, मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया तो भी जो है राष्ट्रपति का पद जो है खाली न रहे, इसके कारण जो है यहाँ पर राष्ट्रपति जो है पुराने वाले ही बने रहते हैं जब तक नया उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए, ठीक है। अब 104 नंबर देखते हैं यहाँ पर। अब बताइए यहाँ पर सही क्या है, बोल रहा है जब आपात उद्घोषणा में प्रवर्तन में हैं तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति एक अध्यादेश द्वारा मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करता है, ऐसे ही बोला जा रहा है। तो देखिए हम इमरजेंसी के बारे में पढ़े हैं, अभी हमने इसका MCQ भी हल किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358, कितना
358 और 359, 358 और 359 जो है ये आपातकाल के लिए है। तो आपातकाल के दौरान क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट है, जिसे मौलिक अधिकार है, उसका निलंबन से संबंधित इसमें जो है बताया गया है। निलंबन से संबंधित अनुच्छेद 358 कहता है कि यदि जब कोई बाहरी आक्रमण हो युद्ध के या फिर युद्ध की प्रवृत्ति हो, उस आधार पर जो है आपातकाल की घोषणा किया जाता है। तो जो अनुच्छेद 19 है, 19 के तहत जो है स्वतंत्रता है स्वतः निलंबित हो जाता है। मतलब 19 जो है, 19 के तहत जो भी स्वतंत्रताएं हैं वे स्वतः क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। निलंबित स्वतः हो जाएगा, वो जैसे ही लागू होगा उसको निलंबित हो जाएगा। 358, ठीक है, 358 यहाँ पर जो है निलंबित हो जाता है युद्ध की बाहरी आक्रमण या फिर कोई भी चीज़ हुआ तब की स्थिति में, ठीक है, युद्ध की। और 359 की अगर हम बात करें, 359 में क्या होता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा अपने जो है मौलिक अधिकार 20 और 21, 20 व 21 अनुच्छेद को छोड़कर, 20 व 21 को छोड़कर, मतलब जो अन्य किसी भी न्यायालय जाने का अधिकार को निलंबित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है अध्यादेश द्वारा जो है आपातकाल लगाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो 358 में तो एक ही अनुच्छेद गया, 19 गया, और लेकिन 359 में देखोगे तो यहाँ पर 20 और 21 को छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद जो भी आपका जो है अध्यादेश वहाँ पर, मतलब उसके द्वारा अध्यादेश जारी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, मतलब आपातकाल जारी हो जाता है। और अन्य जो भी मौलिक अधिकार है 20 और 21 को छोड़कर वो क्या हो जाते हैं, वो निलंबित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आदेश द्वारा 359 में आदेश देते हैं, और जो है 358 के बाद, मतलब जैसे बाहरी आक्रमण हुआ या फिर कोई ऐसी स्थिति हुआ जो है जहाँ पर आक्रमण के आधार पर, तो यहाँ पर आपका चालू हो जाता है। तो कथन पहला में कह रहा है कि 20 और 21 को छोड़कर 16 निलंबित हो जाता है। तो ये जो है मौलिक अधिकार 20 और 21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाता है, तो स्वतः नहीं होता है। क्यों क्यों है, क्योंकि पहला गलत क्यों है, देखो पहला गलत इसलिए है क्योंकि देखो 20 और 21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाता है, ये कथन थोड़ा गलत है। क्यों गलत है जी, क्योंकि देखिए अगर अगर हम यहाँ पर 19 आर्टिकल की बात करें तो 19 आर्टिकल जो है अधिकार है 19 वाला, ये जो है तय स्वतः निलंबित होता है। लेकिन अन्य अधिकार है 19 के अलावा जो अन्य है, वो क्या करता है, राष्ट्रपति के आदेश आवश्यक है। क्या है, आदेश आवश्यक है, आदेश नहीं मिलेगा तब तक वो निलंबित नहीं होगा। तो आदेश इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दूसरा कथन कहता है कि राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित कर सकता है। ये बिल्कुल सही है, ये वाला दूसरा क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। समझे क्या है, चीज़ें समझ में आना चाहिए बस आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे पूछा है सकल मूल्यवर्धन में किस 21-22 का पूछा है, तो इसमें क्या था, सेवा ही था, अभी भी सेवा ही चल रहा है, सर्विस यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो है सर्विस सेक्टर में ज़्यादातर योगदान है, तो इसको भी याद रखना आपको, जो है कृषि में कितना है, सर्विस में कितना है। कृषि में उसमें 20-21 में तो 19 था, लेकिन अब सेवा बढ़ गया है, सेवा बढ़ गया है, ठीक है। आगे G77, मतलब ये क्या है, G77 जो है एक ग्रुप है, कितना ग्रुप है, 77, तो ग्रुप है। विश्व के जो विकासशील देशों का एक समूह होता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली जो है विकासशील देशों में जो है इसको हम रखते हैं ग्रुप के अंतर्गत, इसमें जिसमें दक्षिण देश हो गए, ठीक है, इन सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो विकसित नहीं, विकासशील, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये आपका ग्रुप 77 में आते हैं। आगे देखो यहाँ पर साइमन कमीशन कब आया था, साइमन कमीशन के बारे में आपको जो है याद रखना है। साइमन कमीशन से क्वेश्चन बन सकता है। देखो साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया था, तो ये है ऐसे क्वेश्चन, अभी तो कूट बनाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो आपका जो है मार्च, आपका नहीं, फरवरी 19 नहीं 28 में, फरवरी में 28 में आया था। ये भी नहीं होगा, क्या होगा, फरवरी 1928 में आया था, ठीक है। साइमन कमीशन क्या कहे जाते हैं, जैसे संविधान आयोग के नाम से भी जानते हैं। 1919 में कब हुआ था, 1919 में जो है भारत की सरकार समीक्षा करने के लिए, मतलब देखने के लिए सुधारों पर, मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था ये साइमन कमीशन, ठीक है। तो 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को भारत बम्बई पहुंचे थे, ठीक है। इस आयोग का कोई, इस आयोग में क्या था, कोई भी भारतीय शामिल नहीं था।
इसलिए जो है यहाँ पर विरोध किए इसके लिए यहाँ पर साइमन कमीशन और क्या नारा लगाया, साइमन गो बैक का नारा लगाया था इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय लोग शामिल नहीं थे। मार्च 1928 में क्या हुआ था, मार्च 1928 में इस आयोग का दौरान जो है भारत में ही हुआ था, मतलब क्या हुआ था, ये जो है भारत में ही था उस समय ये वाला, ठीक है। फरवरी 1929 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1929 में फिर से जो है भारत का दौरा किया था, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर अप्रैल 1929 में, तो ये जो है दूसरी यात्रा वाला हो गया, तो मतलब राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है पहला ये होगा, फरवरी 1928 में ये जो है साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर विनिर्माण, विनिर्माण क्षेत्र जहाँ पर निर्माण होता है, जैसे आपने देखा है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, इसके विनिर्माण जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक को जो है सेवा रोजगार उपलब्ध कराता है, तो ये वाला पहला तो सही है। निर्मित वस्तुओं को निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, तो बिल्कुल ये भी सही है, जरूरी है ना। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है, क्षेत्रीय असमानता कम करता है, ये भी आपका जो है सही है, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, तीनों सही है। विनिर्माण क्षेत्र में पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। आगे देखो ISFR की रिपोर्ट, देखो ISFR 2011 के अनुसार 110, अभी तो बदल गया है आपका जो पहले 21, ठीक है, 2105 था, अभी बदल गया है इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप कर लो, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट को याद रखना कि यहाँ पर ISFR क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर, तो इसका भी ISFR का रिपोर्ट है, तो ये भी आपका जो है उस समय का है, तो 21 साढ़े मतलब 21/5, ये आपका राइट आंसर 21 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है आंसर, देखो यहाँ पर क्वेश्चन, भारत में मार्च 2019 से सितंबर 2021 की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपातों की प्रवृत्ति क्या होगी। तो यहाँ पर 2019 से 2000 सितंबर का अगर हम बात करें, तो ये सवाल जो है यहाँ पर घटने लगा था, घटने वाला है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन आया है। वाणिज्य अनुसूचित बैंक की लिस्ट आपने जो समझना है, जैसे RBI का हम पढ़े थे ना, RBI GNPA 2019 में 9 से बढ़कर फिर 9 हुआ था, वो वाला है, ठीक। आगे देखो 24, इसमें जानते हो कि निर्वाचन संबंधी होता है 324 आर्टिकल में, निर्वाचन संबंधी इसमें पूछा जाता है, तो जैसे निर्वाचन के क्षेत्र हो गया, निर्देश हो गया, संचालन हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अधीक्षण ये भी होता है इसी के अंतर्गत, निर्देशन होता है इसी के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद संचालन भी होता है इसी के अंतर्गत, नियंत्रण, ये नियंत्रण जो होता है इस जो है 324 में नहीं आता है, 324 में ये नहीं आता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 2 3 मतलब बोले तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो चुनाव वाला में 324, यहाँ पर अधीक्षण निर्देशन संचालन होता है। भारत के यामियोत्तर, यामियोत्तर जानते हो, जो कि पूर्व देश पूरे देश के लिए एक समय निर्धारित करता है, समय निर्धारण करता है, कितना, 82.5, कितना, 82.5 डिग्री, यहाँ पर 82.5, ये आपका 30 मिनट यहाँ पर। आगे देखो 1 डिग्री पृथ्वी घूमने, ये तो आसान क्वेश्चन है, कितना घूमता है, तो यहाँ पर 4 मिनट में है, ठीक है। जैसे अगर आप बोले तो 24 घंटे में क्या होता है, 360 डिग्री घूमता है पृथ्वी, ठीक है। तो 24 ऐसे हम करेंगे, तो 24 गुणा 60 कर दो, बराबर यहाँ पर 24 के लिए निकल जाएगा, मतलब कितने डिग्री घूमता है, तो यहाँ पर 14 40, 14 40 हो जाता है। और इस 14 40 को 360 से भाग दे दोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा कितना, 4 मिनट, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होता है, 4 मिनट 1 डिग्री के लिए घूमना है। संचार प्रौद्योगिकी आता है आगे, देखो यहाँ पर ये जो है वी मैक्स प्रौद्योगिकी क्या है, संबंधी किससे है, तो ये संचार प्रौद्योगिकी से है। जैसे कोई भी चीज़ें जैसे ब्रॉडबैंड हो गया, ब्रॉडबैंड इंटरनेट देता है, इंटरनेट से एक्सेस करते हैं उसको, तो ये सब क्या है, संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली के विषय में क्या सही क्या यहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये गलत है। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद पर बने रहते हैं, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो मंत्री परिषद जो है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और मंत्री जो होते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मंत्री बोल रहा है, मुख्यमंत्री की बात हो रही है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, तो ये जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, किसके, उपराज्यपाल, किसके, उपराज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं।
राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। सर यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, एक सेकंड रुको। दिल्ली क्षेत्र में बोल रहा है, दिल्ली क्षेत्र में उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं, ये दिल्ली क्षेत्र में बोल रहा है ना, यहाँ पर दिल्ली क्षेत्र में। तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में मतलब एनसीटी, तो यहाँ पर कोई नहीं गलत होगा, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद विधानसभा उत्तरदायी होता है, ये गलत है। यहाँ पर तीनों कथन में गलत है, यहाँ पर भी उपराज्यपाल होगा, उपराज्यपाल, उपराज्यपाल यहाँ पर भी होगा, उपराज्यपाल होगा। और यहाँ पर ये जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, भी मंत्रिपरिषद का होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो, 1857 के विद्रोह कालक्रम में यहाँ पर बता दिया कौन सा, पहले मेरठ था, ये आपका राइट आंसर। देखो 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, यही वाला कालक्रम 1857 को। तो पहले देखो मार्च 1857 में क्या हुआ था कि मंगल पांडे जो है ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करते हैं, और 8 अप्रैल को ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी याद रखना। 8 अप्रैल 1857, हमेशा याद रखना, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को जो है यहाँ पर फांसी दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 8 अप्रैल 1857, और 10 मई को यहाँ पर मेरठ में हुआ था, 10 मई को जो है मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, और जो है दिल्ली को ओर प्रस्थान किया। ये जो है प्रारंभ हुआ था यहाँ से, कहाँ से, यहीं से प्रारंभ हुआ था, 10 मई 1857, ठीक है। उसके बाद 11 मई, एक दिन बाद वहाँ पर दिल्ली पहुँचे, वहाँ पर कब्जा किया, बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किए, ठीक है। बाकी आगे 1857 जून में क्या हुआ था, जून में 5 जून, 4 जून, और ये देखो 5 जून को कहाँ हुआ था, कानपुर में, 4 जून को लखनऊ में, और आगे नहीं, 4 जून को लखनऊ और झांसी दोनों में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से याद रखना है कहाँ पर हुआ था, कानपुर, उसके बाद लखनऊ, लखनऊ हो गया, और यहाँ पर झांसी हो गया, ये आपका हुआ था। ये दोनों को 4 जून को, और ये वाला जो हुआ था वो यहाँ पर 5 जून को हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है, क्लियर है। एल नीनो के संबंध में क्या, एल नीनो आपने पढ़ा है, एल नीनो ये जो है अस्थायी गर्म जलधारा को बोलते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में जो है पेरू तट पर यहाँ पर उत्पन्न होता है, एल नीनो, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी वाला आपका, ए बी दोनों सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, ठीक है। यहाँ पर ठीक, व्यापारिक पवनों को शिथिल करती है। आगे देखो, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार में क्या है, तो देखो पहला है अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण का अधिकार है, बिल्कुल सही है ये वाला। दूसरा है, दूसरा में क्या बताया है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, बिल्कुल सही है। आर्टिकल कहाँ, आर्टिकल जो है 29 और 30, 29 व 30 आर्टिकल में ये बताया गया है कि संस्कृत और शिक्षा अधिकारों से संबंधित है ये चीज़ें, ठीक है। तो 29 में बताया गया है, देखो 29 में हो गया आपका अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 30 में यहाँ पर आपका पसंद, ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, तीसरा आपका जो है यह शिक्षण संस्थानों का प्रस्थान करने का अधिकारी आपका हो गया। आगे है संविधान के अल्पसंख्यक को परिभाषित करना, ये नहीं है, ठीक है। तो ये आपका नहीं किया गया है, यह नहीं हो जाएगा, मतलब तीनों हो जाएगा, कहने का मतलब देखो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। 29 के अंतर्गत कौन आता है, अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण में जैसे भाषा हो गया, संस्कृति हो गया, इनको ये अधिकार देता है। और 30 में देता है अल्पसंख्यक को पसंद, अपनी अ, पसंद और शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का जो है, शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का जो है शक्ति देता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो है ये वाला 30 में हो जाता है, शैक्षणिक संस्था को स्थापन, ये वाला आपका जो है 29 में हो जाता है, ठीक है। और ये आपका जो है स्थापित व प्रशासन, ये दोनों जो है 30 में आ जाता है, स्थापित व प्रशासन 30 में आ जाता है, और अल्पसंख्यक को हितों का संरक्षण जो है 29 में आता है, क्लियर है। ये आपका याद रखो, ये 29 और ये 30 में दोनों अल्पसंख्यक के संस्थानों, शिक्षण संस्थानों का स्थापना और साथ में जो है प्रशासन करने का जो है अधिकार देता है यहाँ पर, क्लियर है। आगे देखो यहाँ पर निम्न में सम्मिलित क्या है, देखो पहले जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर देखेंगे, ये आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो 25 दिसंबर नहीं, 22 मई को, देखो सॉरी कब मनाया जाता है, 22 मई को जो है बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस यहाँ पे बात हो रहा है ना, विश्व ओजोन, तो ये आपका सही है, ठीक है। ये सुमेलित है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, ये भी सुमेलित है, ठीक है। यहाँ पर
आगे देखो, विश्व वन्य जीव दिवस 31 मार्च, ये गलत है। यहाँ पर कब, 3 मार्च को होता है ये, ठीक है, वन्य जीव 3 मार्च को। तो मतलब ए और ई गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला आपका गलत हो जाएगा, ए और ई यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन यहाँ पर, ये जो है समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मैग्नीज दिया हुआ है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक दिया है, क्लोरीन यहाँ पर, ठीक है। समीकरण बैलेंस है, ठीक है, इसको संतुलित करने आना चाहिए। तो ये जो है अभिक्रिया हमने पढ़ा है, अपचयन हमने, आपने जाना है कि अपचयन क्या होता है, अपचयन और एक होता है ऑक्सीकरण, इसके बारे में जानना है आपको। ऑप्शन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है। तो देखो समझो पहले, ये देखो, ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड, और एक है ये आपका जो है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, एसिड है, ठीक है। और एक को क्लोरीन गैस इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको समझ गए। तो यहाँ पर अगर हम अपचयन की बात करें, अपचयन में होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश से रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें अपचयन होता है, अपचयन होता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसमें 4 है, ये जैसे चार चार अवस्था है, इसमें जाके 2 यहाँ पर मिल गया, 4, ठीक है। तो ये अपचयन कहलाएगा। अपचयन में यहाँ पर कौन कौन आएगा, देखो मैग्नीज क्लोराइड आएगा, ये देखो ये कहलाए अपचयन कहलाता है, अपचयन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और साथ में ऑक्सीकरण, यहाँ पर अपना क्लोरीन गैस होगा, ऑक्सीकरण ये वाला, इसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। तो देखो, ये जहाँ पर अगर आपने पढ़ा होगा कि जैसे जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, वो कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। ऑक्सीकरण में जो है इलेक्ट्रॉन घटता है, ठीक है, 0 होता है। और जो है अपचयन में क्या होता है, सिंपल सा उत्तर है कि जैसे अपचयन और ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण में जो है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, खोता है, इलेक्ट्रॉन मतलब खो देता है, खोता है। और इसमें जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, अपचयन में क्या होता है, प्राप्त करता है, ठीक है। ये चीज़ें बस इसको शॉर्ट ट्रिक से आपने पढ़े होगा तो याद होना। तो ये आपका जो है, ये दोनों प्रक्रिया जो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया में होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, ठीक है, यहाँ पर। बाकी और भी इसका अंतर है, जैसे लोहे में जंग लगना क्या है, ठीक है, लोहे में जंग लगना, ये जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण के उदाहरण है, लोहे में जंग लगना, ठीक है। और जंगलों में जैसे कोई भी चीज़ें हैं, वो ऑक्सीजन को हटाना ऑप्शन होता है, मतलब ये दोनों में अंतर आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। और भी है, जैसे संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाता है, संयोजन का मतलब ही है जुड़कर, ठीक है, यह अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो ये हो गया संयोजन, मतलब कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर बनाता है। विघटन क्या होता है, विघटन जो यौगिक होता है वो टूट कर यहाँ पर बनता है, विघटन का मतलब है टूट कर। दो या दो से अधिक जो है सरल पदार्थ बनाते हैं, तो उसमें होता है विस्थापन। जानते हो विस्थापन क्या होता है, जब एक तत्व है दूसरे तत्वों में जो है जाता है, मतलब एक तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, तब वहाँ पर, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीकरण अपचयन मुख्य है यहाँ पर, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये आपका समझ में आया, इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे ये जो है, इसका पीडीएफ दे दूंगा, यहाँ से आप करंट अफेयर मिला लेना। करंट अफेयर को मिलाने से क्या होगा कि चीज़ें आपको जो है पता रहेगी, कहाँ पर कैसे सवाल बन रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्पीड बताता हूँ, राज्य की जानकारी। पहले देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है कलेक्टर। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी जो होता है, अध्यक्ष कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है, यहाँ पर 2015 के बाद, ठीक है, यहाँ पर। आगे देखो, बस्तर में छिंदक नागवंश के बारे में जो है 10-23 AD, 10-23 AD, मतलब यहाँ पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। बस्तर के जो चक्रकोट छिंदक में 10वीं से 11वीं सदी में अपना जो है स्वतंत्रता स्थापित किया था, राज्य स्थापित किया था। इस राजवंश का स्थापना लगभग 10-23 AD के जो है ईस्वी में हुआ था, ठीक है, यहाँ पर समझ में आया? राजा विनोद बाबू रेवा राम, इसका काव्य जो है, इसका रेवा राम है, कौन है, बाबू रेवा राम, यहाँ पर आपका राइट आंसर। राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार है रतनपुर के कवि बाबू रेवा राम, ठीक है। अब आगे जैसे गोपाल मिश्र है, तो गोपाल मिश्र ने जो है, इन्होंने जो है किसका थे, राजा राज सिंह देव के दरबारी कवि थे। इन्होंने जो है खूब तमाशा लिखा है, खूब खूब तमाशा। छत्तीसगढ़ी का वाल्मीकि इन्हीं को कहा जाता है, गोपाल मिश्र को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है, इनको कहा जाता है। माखन मिश्र जो है, माखन मिश्र एक कवि थे, ठीक है। जैसे इनका ज़्यादा रतनपुर से जुड़े हुए हैं।
आगे है खांडे राव। ये खांडे राव जो है ये आपका जो है कोई विशिष्ट इनका साहित्य नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपके देखो गैर राजस्व प्राप्ति छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के आय का हिस्सा है, तो ये है यहाँ पर छत्तीसगढ़ उत्पादन शुल्क आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो राज्य उत्पादन शुल्क इसको बोलते हैं स्टेट एग्जिट, मतलब एग्जिट ड्यूटी, एक कर होता है, टैक्स बोलते हैं इसको। एक गैर राजस्व प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये सरकार द्वारा, जैसे शराब हो गया, ठीक है, शराब बोलते हैं, शराब, नशीले पदार्थ, ये सब जो है बिक्री पर लगाया जाता है, ये तो राज्य उत्पादन शुल्क इसको हम बोलेंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रम लाभांश होता है, ये जो होता है गैर राजस्व की प्राप्ति का एक उदाहरण है। ठीक है, ये सेवा कर, सेवा कर में भी आपका जीएसटी समाहित है इसमें। निगम कर, इसको कॉरपोरेट टैक्स बोलते हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा जो है कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है। ठीक है, निगम कर इसको बोलते हैं। आगे देखो, इस राज्य में वैशाख माह शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को मनाया जाने वाला त्यौहार, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देता है बिल्कुल, कौन है, तो अक्ति यहाँ पर है। क्या है, अक्ति। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया जो है मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में इस त्यौहार को जो है अक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखो, बस्तर राज्य की ख्याति प्राप्त योजना नरवा गरवा गुड़ाबारी के घटक। नरवा का मुख्य उद्देश्य क्या है, नरवा मतलब है नाला, नाला, नल संरक्षण, मतलब यहाँ पर आपका जो है बरसाती नलों का संरक्षण, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। नलों का जो है पुनरुद्धार करना, जिसमें बरसाती जलों का संरक्षण करना इसमें शामिल है। ठीक है, आगे देखो 1930 में यहाँ पर 1930 में जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था, ये तमोरा में था, तमोरा में मारा था उन्होंने। 1930 के जंगल सत्याग्रह के दौरान महासमुंद जिले में, ये कहाँ है, तमोरा कहाँ है, तो महासमुंद जिले में। ठीक है, महासमुंद जिले में 1930 में जब जंगल सत्याग्रह हो रहा था, तो उसमें जो है एक दयावती नामक एक मतलब बालिका थी, लड़की थी, उन्होंने जो अंग्रेज सब डिविजनल ऑफिसर जो है उसको थप्पड़ मारा था। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण हिस्सा था, एक थप्पड़ मारा था तो। ठीक, आगे देखो, यहाँ पर पूछा है, ठीक है, पूछा क्या है कि इस राज्य की नर्मदा प्रणाली के सहायक नदी, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो नर्मदा प्रवाह प्रणाली के, देखो मोरनी नहीं है, यहाँ पर सिंदूर नहीं है, ये आपका बंजर होगा, बंजर। ठीक है, ये देखो, ये नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है, जिसके हिरान हो गया, बंजार हो गया, दुद्धी, ठीक है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो बंजर नर्मदा नदी की जो है एक ज्ञात मतलब सहायक नदी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आगे दो, छत्तीसगढ़ भाषा में मनखे, मनखे का बहुवचन क्या है, तो मनखे मन, मनखे मन, मन, मनखे ये नहीं होगा, मनखो, मनखे, बड़े मनखे नहीं, हम मनखेमन, मनखेमन। छत्तीसगढ़ भाषा हिंदी में समान दो वचन, जैसे एक वचन बहुवचन, इनसे बनता है। मनखे मनुष्य व्यक्ति का शब्द है, इसको हम बताएंगे मन, मन मतलब प्रत्यय रूप से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मनखे मन हो जाएगा। तो इस राज्य की वर्तमान योजना में निम्नलिखित योजना न्याय योजना नहीं है, तो यहाँ पर जो है राजीव किसान योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना ही हो जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसान के कल्याण के लिए राजीव गांधी जो है न्याय योजना शुरू किया गया था, राजीव गांधी ये वाला किसान शुरू किया था। फिर गोधन योजना जो है, ये भी क्या है, ये जो है मजदूरों को न्याय के लिए योजना है, फिर भी राज्य न्यायों के हिस्सा है इन दोनों। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना जो है एक स्वास्थ्य योजना है, लेकिन ये जो है न्याय योजना नहीं है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, इस राज्य के निम्नलिखित में लोकगीत श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है, देखो श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है, वो है ददरिया में पाया जाता है, भाग भोजली में आपका नहीं पाया जाता है। ठीक है, भोजली, भोजली गीत छत्तीसगढ़ की एक लोकगीत है, जिसमें देवी दुर्गा, दुर्गा की स्तुति की जाता है, इसमें धार्मिक और भक्ति रस पाया जाता है, श्रृंगार रस यहाँ पर नहीं है। फाग हो गया, फाग, ददरिया, ठीक है, सुआ गीत, इसमें जो है श्रृंगार रस पाया जाता है। क्लियर है। इस राज्य के जो है विद्वितीय, विद्वितीय विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है, नेता प्रतिपक्ष अभी तो अलग है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, उस समय का पूछ रहा है तो यहाँ पर धर्मलाल कौशिक हो जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस राज्य के कबीर पंथ के तीर्थ स्थल दामाखेड़ा स्थापना करने वाले गुरु परंपरा के अनुसार किस पीढ़ी के थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थे आपका 12वें पीढ़ी के, ठीक है, 12वें पीढ़ी के माने जाते हैं।
ठीक है, आगे देखो। छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता सम्मान, ये है गुरु घासीदास। यहाँ पर जो है कहाँ है, डी ऑप्शन, गुरु घासीदास सम्मान को बोला जाता है सामाजिक समरसता सम्मान, जो है अलंकरण से किया जाता है, इसको याद रखना। और ये सब पूछा जाता है ना, ये सब जो अलंकरण से क्वेश्चन बनता है। ओन्हारी, ओन्हारी क्या है, ओन्हारी जो है यहाँ पर, ये है छत्तीसगढ़ में ओन्हारी जो है ये रबी फसल को बोला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ओन्हारी रबी फसल को बोला जाता है, 150। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन था आज का। कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।